गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव आप सभी का वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर में हमने मेटल वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए थे और आज जो क्लास होगी उसमें हम नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने नॉन मेटल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। ये हमारा मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है क्योंकि यह इम्पोर्टेंट भी है। केमिस्ट्री में 50% से अधिक क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें 3 या 4 क्लासें होंगी इस चैप्टर से। हमारा टॉपिक चल रहा था नॉन मेटल और पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चनों पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में बना पहला जटिल पदार्थ कौन सा था? फर्स्ट ऑप्शन है यूरिया, सेकंड है अमोनिया, थर्ड ऑप्शन है मीथेन और फोर्थ ऑप्शन है बायोगैस। तो हमें लैब में बनाया गया पहला जटिल पदार्थ कौन सा था ये बताना है। तो हमारा राइट आंसर होगा यूरिया। जो यूरिया होता है ये क्या था? प्रयोगशाला में बना पहला जटिल पदार्थ है यूरिया, जिसका रासायनिक नाम है कार्बामाइड। कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम है, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2। और इस यूरिया का निर्माण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला कितना है? NH3। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर इसका निर्माण करते हैं। और जो यूरिया है इसका निर्माण किसने किया था? वहोल्लर ने। वहोल्लर ने 1828 में इसका निर्माण किया था और यह प्रयोगशाला में बना पहला जटिल पदार्थ है। और इस यूरिया का हमारे शरीर में कहाँ निर्माण होता है? शरीर में निर्माण लीवर में। लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। और इस यूरिया में गंध किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण। गंध इसमें अमोनिया के कारण आती है। और इस यूरिया का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? लीवर में। और इसका निर्माण किसने किया था? वहोल्लर ने 1828 में। और इसे क्या कहते हैं? कार्बामाइड। और यह क्या है? प्रयोगशाला में बना पहला जटिल पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? जो चिप्स होता है उसके पैकेट में कौन सी गैस भरते हैं? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है ऑक्सीजन गैस, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस और चौथा ऑप्शन है हीलियम गैस। तो चिप्स के पैकेट में हमेशा नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो हाइड्रोजन गैस तो किस में भरते हैं? हॉट एयर बैलून में, गर्म हवा का गुब्बारा। गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं? हाइड्रोजन गैस, हॉट एयर बैलून में। और ऑक्सीजन गैस को क्या कहते हैं? प्राणवायु, क्योंकि यह सांस लेने में प्रयोग की जाती है। और हीलियम गैस किस में भरते हैं? हीलियम गैस ऑक्सीजन, जो कृत्रिम श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ किसका यूज करते हैं? हीलियम गैस का। और जो बलून होता है गुब्बारे में भी कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। लेकिन जो गर्म हवा का गुब्बारा होता है उसमें तो हाइड्रोजन गैस भरते हैं और जो सामान्य गुब्बारा होता है नॉर्मल उसमें हीलियम गैस भरते हैं। और जो चिप्स का पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारा राइट आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थियों में खालिस्तान कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेराइड के रूप में पाया जाता है। जो हड्डियां होती है उसमें वह कौन सा एलिमेंट है जो कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेराइड के रूप में पाया जाता है? पहला ऑप्शन हमारा फॉस्फोरस, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है सल्फर और चौथा ऑप्शन है हमारा मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, फॉस्फोरस। जो फॉस्फोरस होता है वो अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ये क्या हमारा कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फेराइड। जो फॉस्फोरस होता है वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट या फॉस्फोइड के रूप में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ए, फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉस्फोरस के
फॉस्फोरस के अपर रूप हैं। पहला ऑप्शन है सफेद या पीला फॉस्फोरस, जिसको क्या कहते हैं, वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। दूसरा है लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। थर्ड ऑप्शन है काला फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो फॉस्फोरस के कौन कौन से अपरूप होते हैं, एक तो होता है व्हाइट फॉस्फोरस, एक होता है रेड फॉस्फोरस, एक होता है ब्लैक फॉस्फोरस। ये 3 अपर रूप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और जो फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, अत्यंत अभिक्रियाशील। इसको अगर वायु में खुला छोड़ते हैं तो यह वायु के संपर्क में आकर क्या करता है, जलने लगता है। इसलिए इसको हमेशा जल में डुबोकर रखते हैं। किसमें डुबोकर रखा जाता है, जल में डुबोकर, क्योंकि यह मोर रिएक्टिव होता है, वायु के संपर्क में आकर जलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में सत्य कथन है। हमें व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में जो कथन सत्य है वो बताने हैं। पहला ऑप्शन है प्रदीप्तिकारी होता है, प्रदीप्तिकारी यानी चमकता है, उसको शमशान की आग कहते हैं। तीसरा है इसकी वजह से फोसीजा रोग होता है और इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है सफेद या पीला फॉस्फोरस, इसका कलर हल्का पीला और सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए इसको व्हाइट या पीला फॉस्फोरस कहते हैं। और यह क्या होता है, चमकता है व्हाइट फॉस्फोरस। जो मनुष्य होता है उसकी हड्डियों में फॉस्फोरस मौजूद होता है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शमशान घाट में जलाते हैं तो उसकी हड्डियां चमकती हुई दिखाई देते हैं, इसलिए इसको शमशान की आग भी कहते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस को क्या कहते हैं, शमशान की आग। इसको शमशान की आग भी कहते हैं क्योंकि यह चमकता है और इसमें हमेशा लहसुन जैसी गंध आती है, लहसुन जैसी गंध आती है इस व्हाइट फॉस्फोरस की। और यह क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, सर्वाधिक क्रियाशील होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, फोसीजा रोग। इस व्हाइट फॉस्फोरस की अधिकता से फोसीजा रोग होता है, जिससे व्यक्ति के जबड़े गल जाते हैं, जबड़े गलने लगते हैं। इस फोसीजा रोग में क्या होता है, व्यक्ति के जबड़े गलने लग जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा प्रदीप्तिकारी होता है, ये भी बात सही है। दूसरा है इसको शमशान की आग भी कहते हैं, ये भी कथन सत्य है। और इसकी वजह से क्या होता है, फोसीजा रोग होता है और इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। ये सभी कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माचिस उद्योग में फॉस्फोरस के कौन से अपर रूप का उपयोग किया जाता है। जो माचिस उद्योग उसको दिया सिलाई उद्योग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन में ये भी दे सकता है, दिया सिलाई उद्योग या माचिस उद्योग। इसमें फॉस्फोरस के कौन से अपर रूप का प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा लाल फॉस्फोरस। कौन से अपर रूप का, रेड फॉस्फोरस का इसका उपयोग होता है, लाल फॉस्फोरस का। जो सफ़ेद फॉस्फोरस होता है ये तो क्या होता है, मोर रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। जो लाल फॉस्फोरस होता है ये इससे वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, वाइट फॉस्फोरस से कम रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है। और जो काला फॉस्फोरस होता है, ब्लैक फॉस्फोरस, ये क्या होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो हमारा क्वेश्चन था माचिस उद्योग में किस फॉस्फोरस का उपयोग करते हैं, लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सल्फर पाया जाता है। जो सल्फर एलिमेंट है वो किस किस में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अंडे में, दूसरा है प्रोटीन में, तीसरा ऑप्शन है बालों में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो जो सल्फर होता है वो इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर तो होता है 16 और मास नंबर होता है 32 और इसकी जो संरचना होती है वो अष्टफलकीय होती है, इसलिए इसको हमेशा S8 से रिप्रेजेंट करते हैं इस सल्फर को। और ये सल्फर जो जैविक पदार्थ होते हैं
जैविक पदार्थ जैसे अंडा हो गया, प्रोटीन हो गया, बाल हो गया, ऊन हो गया, उनमें क्या पाया जाता है? ये सल्फर पाया जाता है। और जैसे जो सरसों हो गया, प्याज हो गया, लहसुन, उसमें भी क्या मौजूद होता है? सल्फर मौजूद होता है। सरसों, प्याज, लहसुन में भी क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है। जो प्याज और लहसुन होते हैं उसमें गंध का कारण यही सल्फर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। सल्फर किस किस में पाया जाता है? अंडे में भी, प्रोटीन में भी और बालों में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज और लहसुन की तीक्ष्ण गंध का कारण है। जो प्याज और लहसुन में जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है? पहला ऑप्शन है हमारा फॉस्फोरस, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है सल्फर और चौथा ऑप्शन है हमारा मैग्नीशियम। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, जो प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबड़ की लोचशीलता एवं कठोरता बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है वल्कनीकरण, तीसरा है आयनीकरण और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीकरण। जो प्राकृतिक रबड़ होता है वह किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। ये भी इम्पोर्टेंट है। किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। और इसकी कठोरता और लोचशीलता के लिए किसका यूज करते हैं? सल्फर का। कठोरता व लोचशीलता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का उपयोग करते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। यह प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी। वल्कनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ को कठोरता और लोचशीलता बढ़ाने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं। वोकलाइजेशन। हाइड्रोजनीकरण में क्या होता है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजनीकरण में वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर का उपयोग होता है। हमें सल्फर के उपयोग बताने हैं। पहला ऑप्शन हमारा त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूसरा है हेयर जेल बनाने में, तीसरा है कवकनाशी एवं कीटनाशक के रूप में और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में। तो सल्फर का त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में उपयोग होता है। मलहम बनाने में, लेप बनाने में, मलहम या लेप बनाने में किसका यूज करते हैं? सल्फर का। कोई भी स्किन से रिलेटेड समस्या हो जाती है तो उसमें मलहम बनाने में सल्फर का यूज करते हैं। हेयर जेल बनाने में, जो ब्यूटी पार्लर होते हैं उनमें बालों को संवारने में किसका यूज करते हैं? हेयर जेल का। केश सज्जा में, बालों को सजाने में किसका यूज करते हैं? सल्फर का, क्योंकि जो हेयर जेल होता है वो उसमें सल्फर यूज होता है। कवकनाशी एवं कीटनाशक के रूप में भी किसका प्रयोग होता है? सल्फर का यूज होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और जो सल्फर होता है वो हमेशा तांबे का शत्रु होता है। शत्रु या दुश्मन, सल्फर तांबे का शत्रु होता है, क्योंकि जब सल्फर इस तांबे से रिएक्शन करता है तो वो तांबे को काला कर देता है। तांबे को सल्फर काला कर देता है, इसलिए इसको तांबे का दुश्मन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस कौन सी है? वह कौन सी गैस है जो सबसे जहरीली है और वायु प्रदूषण करती है? पहला ऑप्शन हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड CO, सेकंड है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, थर्ड ऑप्शन हमारा डाई हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और फोर्थ ऑप्शन हमारा सल्फर डाइक्लोराइड SCl2। तो सर्वाधिक जहरीली वायु प्रदूषक गैस कौन सी है हमारी? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस। जो SO2 गैस होती है वो अम्लीय वर्षा का भी घटक होती है।
अम्लीय वर्षा का क्या होती है, घटक होती है, क्योंकि यह SO2 गैस जब वाटर के साथ मिलती है, जल के साथ, तो किसका निर्माण करती है, सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4 का, और यह अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक होता है। अम्लीय वर्षा में एक तो SO2 गैस यूज होती है और एक NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही अम्लीय वर्षा की प्रमुख घटक होते हैं। NO2 तो जल के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, नाइट्रिक एसिड का, और SO2 सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। और ये SO2 गैस क्या होती है, सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस है, सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस। और इसके प्रदूषण को पहचानने के लिए लाइकेन पादप यूज करते हैं। लाइकेन प्लांट आता है एक, लाइकेन पादप इसके प्रदूषण को पहचानने में काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी के भी ऑप्शन देख लेते हैं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो तो क्या होती है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है। सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण तो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है, और सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस कौन सी हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, ये भी क्या एक जहरीली गैस है, और इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड में। और जो सल्फर डाइक्लोराइड होती है उसको क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं क्योंकि यह सरसों के बीजों से प्राप्त होती है। यह किससे प्राप्त होती है, सरसों के बीजों से, इसलिए इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं। और इस सल्फर डाइक्लोराइड का प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध में, इसलिए इस गैस को प्रथम विश्व युद्ध की गैस भी कहते हैं, इसे सल्फर डाइक्लोराइड को, और इसको मस्टर्ड गैस भी कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था सबसे जहरीली वायु प्रदूषक गैस, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को पहचानने के लिए कौन सा पादप काम में लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइकेन, दूसरा है जोजोबा, थर्ड ऑप्शन है डहेलिया, और लास्ट ऑप्शन है हमारा गुड़हल डी। तो सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को पहचानने के लिए किसका यूज करते हैं, लाइकेन प्लांट का। प्रदूषण को पहचानने में लाइकेन प्लांट यूज करते हैं, लाइकेन पादप, इसको क्या कहते हैं, प्रदूषण संकेतक पादप। इस प्लांट को क्या कहते हैं, प्रदूषण संकेतक पादप कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला एलिमेंट है, वह कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अधिक कंपाउंड बनाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन, सेकंड है कार्बन, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन है बोरोन। तो सबसे अधिक कंपाउंड बनाने वाला कौन सा एलिमेंट है, कार्बन, क्योंकि कार्बन में जो कार्बन होता है उसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, श्रृंखला बनाने की, कैटिनेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और यह सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, मास नंबर 12 होता है, तो यह सबसे ज़्यादा यौगिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन यौगिकों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस बनती है। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनको जलाते हैं और उनका पूर्ण दहन यानी कि वे पूर्ण रूप से नहीं जलते हैं, तो किस गैस का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बायोगैस। तो कार्बन यौगिकों के अपूर्ण दहन से किस गैस का निर्माण होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। और पूर्ण दहन से जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं उनके पूर्ण दहन से किस गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूर्ण दहन से निर्माण। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड का अपूर्ण दहन से निर्माण होता है, अपूर्ण दहन से निर्माण होता है।
जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है, सर्वाधिक वायु प्रदूषण करती है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को निद्राकारी गैस या भ्रामक गैस भी कहते हैं, निद्राकारी गैस या भ्रामक गैस। और इसको दमघोटू गैस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, दमघोटू गैस कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से व्यक्ति का दम घुटने लगता है। अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोते हैं तो, बंद कमरे में सर्दियों में अंगीठी जलाकर सोने से इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से व्यक्ति का सांस रुक जाता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से मौत, व्यक्ति की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड को इसलिए इसको साइलेंट सुसाइड गैस कहते हैं, साइलेंट सुसाइड गैस कहते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति को साइलेंट तरीके से मौत देती है, इसलिए इसको साइलेंट सुसाइड गैस कहते हैं। और इसको निद्राकारी गैस या भ्रामक गैस कहते हैं, दमघोटू गैस कहते हैं। और बंद कमरे में अंगीठी जलाने से इस कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाप अंगार गैस, जिसे क्या कहते हैं, वाटर गैस, किन गैसों का मिश्रण होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और चौथा ऑप्शन है मीथेन प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें पूछ रहा है वाटर गैस, जिसे क्या कहते हैं, भाप अंगार गैस। यह किस किस का मिश्रण होता है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। और जो प्रोड्यूसर गैस होती है, प्रोड्यूसर गैस, जिसे क्या कहते हैं, वायु अंगार गैस। जो वायु अंगार गैस होती है वो तो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। और वाटर गैस, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इन ये दोनों गैसें मिलकर किसका निर्माण करती है, वाटर गैस का, भाप अंगार गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, किस गैस का प्रयोग आग बुझाने में करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन गैस, सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मीथेन गैस। तो आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। जो ठोस CO2 होती है उसको क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पिघलती तो है लेकिन कपड़ों को गीला नहीं करती है, सीधे सॉलिड स्टेट से गैसीय अवस्था में चेंज हो जाती है, इसलिए इसको शुष्क बर्फ कहते हैं। और इस CO2 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, अग्निशमन में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसका निर्माण पूर्ण दहन से इसका निर्माण होता है। जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में सत्य कथन है, हमें CO2 गैस के बारे में सत्य कथन बताने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान, दूसरा है यह गैस प्रकाश संश्लेषण से निकलती है, तीसरा है फूली हुई रोटी में यह गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में यह गैस भरते हैं और लास्ट ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो जो CO2 गैस होती है वो किससे निकलती है, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस में। इसमें क्या होता है 6CO2 प्लस 6H2O। इसकी जब प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण में तो किसका निर्माण होता है, ग्लूकोज का, C6H12O6 प्लस 6O2। और इसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है प्रकाश संश्लेषण में। तो ये भी हम कथन हमारा सत्य है। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव,
ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमारी 4 गैसें यूज होती हैं। सबसे ज़्यादा मात्रा होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरे नंबर पर मीथेन की, तीसरे नंबर पर CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, और चौथे नंबर पर आती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसमें CO2 की मात्रा होती है 60%, मीथेन की होती है 20%, CFC की 14% और N2O की मात्रा होती है 6%। तो यह गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या देती है, सबसे ज़्यादा योगदान देती है, 60% योगदान है इस गैस का। और जो फूली हुई रोटी होती है उसमें भी CO2 गैस होती है। जब हमारी रोटी फूल जाती है तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर होता है उसमें भी यह गैस भरते हैं। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो उसमें अचानक से झाग निकलते हैं और वे झाग इसी CO2 गैस के कारण निकलते हैं। इनमें कौन सी गैस भरते हैं, कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में CO2 गैस भरते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है मीथेन गैस, सेकंड है बायोगैस, थर्ड ऑप्शन है वाटर गैस और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन गैस। जो धान के खेत होते हैं जैसे चावल हो गया, जौ हो गए, गेहूँ हो गए, ये हमारे किस में आते हैं, धान में। और इनमें कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस CH4, ये इसका फॉर्मूला है। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस को क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। मार्स गैस, मड गैस, दलदल की गैस, कीचड़ की गैस, ये सभी नाम इस मीथेन गैस के हैं, क्योंकि यह कीचड़ में भी पाई जाती है और जो दलदल होता है उसमें भी यह गैस पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस, मड गैस, दलदल की गैस, कीचड़ की गैस भी कहते हैं इस मीथेन को। और इसका फॉर्मूला होता है CH4 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जैसे गाय भैंस, जुगाली करने वाले जंतु जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़ा हो गया, ऊँट हो गया, उनके गोबर में भी यह गैस पाई जाती है। गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। गाय भैंस घोड़ा ऊँट इनके गोबर में मीथेन गैस पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मीथेन गैस। धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीथेन गैस किन गैसों का प्रमुख घटक होती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा CNG, सेकंड है LNG, थर्ड ऑप्शन है बायोगैस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो जो मीथेन गैस होती है वो CNG का भी प्रमुख घटक होती है, LNG का भी और बायोगैस का भी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है उपरोक्त सभी। CNG को क्या कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LNG है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, द्रवित प्राकृतिक गैस, क्योंकि यह लिक्विड स्टेट में होती है। और CNG को क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और जो बायोगैस होती है उसको क्या कहते हैं, गोबर गैस, क्योंकि जो बायोगैस होती है उसका निर्माण किस से होता है, गोबर से। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं जैसे फल सब्जियों के छिलके, सड़े गले पदार्थ, और मेथेनोबैक्टीरिया इसका निर्माण करते हैं। गोबर हो गया, सड़े गले पदार्थ हो गए और मेथेनोबैक्टीरिया, ये तीनों मिलकर इस बायोगैस का निर्माण करते हैं। और इस रिएक्शन, यह जो रिएक्शन होती है क्या होती है, अवायवीय अभिक्रिया, बिना वायु के यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इस रिएक्शन में हवा का यूज नहीं होता है, एक ऐसा गड्ढा बना देते हैं जिसमें हवा अंदर ना जा सके। तो यह क्या होती है, अवायवीय अनएरोबिक रिएक्शन। यह क्या होती है, अनएरोबिक रिएक्शन, अवायवीय अभिक्रिया होती है। और इसमें से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, एक तो निकलती है मीथेन गैस, एक निकलती है CO2 गैस, एक होती है डाइहाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें जो डाइहाइड्रोजन सल्फाइड होती है जहरीली गैस होती है, इसलिए इस गैस का यूज कुकिंग में नहीं करते। इस बायोगैस का उपयोग
किचन में नहीं करते हैं। कुकिंग मतलब खाना पकाने में, कुकिंग में यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें जो डाईहाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो क्या होती है, जहरीली गैस होती है, और इसके साथ साथ मीथेन भी गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, और यह अवायवीय अभिक्रिया होती है। तो हमारा क्वेश्चन था मीथेन गैस किन गैसों का प्रमुख घटक होती है, सीएनजी गैस का भी, एलएनजी गैस का भी और बायो गैस का भी। तो हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसोई गैस, जिसको क्या कहते हैं, कुकिंग गैस। हमें बतानी है कि रसोई गैस कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एलएनजी, सेकंड है सीएनजी, थर्ड ऑप्शन है हमारा एलपीजी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा मीथेन CH4। तो हमें बतानी है कुकिंग गैस कौन सी है, तो हमारा राइट आंसर होगा एलपीजी। एलपीजी क्या है, कुकिंग गैस या किचन गैस, रसोई गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये इसकी फुल फॉर्म है एलपीजी की, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इस गैस को क्या कहते हैं, कुकिंग गैस या रसोई गैस कहते हैं। और इसके घटक हैं, इस एलपीजी का प्रमुख घटक होता है प्रोपेन प्लस ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। ये तीनों इस एलपीजी के प्रमुख घटक होते हैं, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी और आइसोब्यूटेन भी। और इस गैस का यूज गैस सिलेंडर में करते हैं। जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी गैस भरते हैं। जो एलपीजी गैस होती है उसमें स्मेल नहीं आती है। इसमें स्मेल का पता लगाने के लिए इथाइल मर्कैप्टन नामक एक पदार्थ मिलाते हैं, ताकि अगर सिलेंडर लीक हो तो उस गंध के कारण पता लगाया जा सके। इसमें गैस सिलेंडर में गंध के लिए क्या मिलाते हैं, स्मेल के लिए इथाइल मर्कैप्टन, इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। ताकि सिलेंडर लीक होने पर गंध के कारण पता लगाया जा सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा सी, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एलपीजी का प्रमुख घटक है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूटेन, सेकंड है प्रोपेन, थर्ड है आइसोब्यूटेन और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था कि इसके तीन घटक होते हैं, एक तो प्रोपेन होता है, एक ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। ये तीन प्रमुख घटक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हल्का वाहन ईंधन, जिसे क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल फ्यूल के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। जो ऑटोमोबाइल फ्यूल होते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, सीएनजी का। सीएनजी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। हमें इनकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसको क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल फ्यूल, हल्का वाहन ईंधन। हल्का वाहन ईंधन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह प्रदूषण बहुत कम करती है। इससे क्या होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है, इसलिए इसका यूज जो गाड़ियाँ होती है, कार होती है, उनमें इसका यूज करते हैं, क्योंकि इससे प्रदूषण बहुत कम होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल फ्यूल कहते हैं। और इसका प्रमुख घटक होता है मीथेन। इस सीएनजी का प्रमुख घटक क्या होता है, मीथेन गैस, प्रमुख घटक मीथेन। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्बन का अपर रूप है। हमें कार्बन का अपर रूप बताना है, अपर रूप यानी एलोट्रोप, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का अपर रूप कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो हमारा राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपर रूप। इसमें क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं उनकी निश्चित संरचना होती है, पदार्थ की निश्चित संरचना होती है, और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में। पदार्थ की क्या होती है, निश्चित संरचना होती है। और इसके एग्जाम्पल है हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरीन।
जो हीरा ग्रेफाइट फुलरिन किस में आते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप में, क्योंकि इनकी निश्चित संरचना होती है और ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठोस अवस्था में। और जो अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप, उसमें क्या होता है, पदार्थ की अनिश्चित संरचना होती है, कोई संरचना नहीं होती है, अनिश्चित होती है, अनिश्चित संरचना होती है। और इसके एग्जाम्पल है कोयला है, काजल है, कोक है, चारकोल है, ये किस में आते हैं, अक्रिस्टलीय अपर रूप में। कोयला, कोक, काजल, चारकोल क्या है, अक्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन के। और हीरा ग्रेफाइट फुलरिन क्या है, ये क्रिस्टलीय अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है कोयला, सेकंड है ग्रेफाइट, थर्ड है हीरा, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा फुलरिन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हीरा। जो हीरा होता है, डायमंड, हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति का, सबसे। और यह किसका अपर रूप होता है, कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप होता है। और यह क्या है, पदार्थ की, यह क्या है, कार्बन की सबसे शुद्ध अवस्था है, कार्बन की शुद्धतम अवस्था है। और यह क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। इस हीरे का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होता है 3550 डिग्री सेल्सियस। और इसका बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 4830 डिग्री सेल्सियस होता है, जो सबसे अधिक होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं, हाई होते हैं, ये भी हमें याद रखना है। जो हीरा वो किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और हीरे का यूज कहाँ करते हैं, कांच काटने में, हीरे का उपयोग कांच काटने में किया जाता है, कांच काटने में हीरे का यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो राइट आंसर होगा सी, हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीरे की चमक का कारण है। जो हीरा होता है वो किस कारण से चमकता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अपवर्तन, सेकंड है परावर्तन, तीसरा है वर्ण विक्षेपण, और चौथा ऑप्शन हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जो प्रकाश किरण होती है, वो प्रकाश किरण उसी माध्यम में प्रकाश बिखेरती रहती हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश से सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो जो आपतन कोण होता है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के कारण जो प्रकाश की किरण है वो उसी माध्यम में प्रकाश की किरणों को बिखेरती रहती है, वो बाहर निकल नहीं पाती। इसी कारण से जो हीरा है वो चमकता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, और जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें भी हम इसी मेटल एंड नॉन मेटल वाले टॉप चैप्टर से रिलेटेड बचे हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।